हेलो दोस्तों, मैं हूं अजीत और आप मुझे देख पा रहे होंगे होम साइंस विथ अजीत के यूट्यूब चैनल पर। आजकल हम लोग पढ़ रहे हैं खनिज लवण और इसी खनिज लवण में आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फास्फोरस। इसके पीछे हम लोग कैल्शियम को पढ़ चुके हैं, तो चलिए फास्फोरस पर अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं बिना देरी किए हुए। जब फास्फोरस की बात करते हैं तो फास्फोरस को अंग्रेजी वर्णमाला के P से दर्शाया जाता है और हमें पता है जब हमारे शरीर में खनिज लवण की बात होती है तो हमें इतना पता है कि खनिज लवण जो होते हैं, जो आपका मिनरल्स हुआ करता है, यह आपका एक अकार्बनिक तत्व हुआ करता है, यानी कि इसमें कार्बन नहीं पाए जाते हैं। जब कार्बन नहीं पाए जाते, इतनी बात हो गई क्योंकि बार बार परीक्षा का भाग बनता है, तो पूछता है कि हमारे शरीर में खनिज लवणों की संख्या कितनी है। तो खनिज लवणों की संख्या आपसे पूछे तो आपका जवाब होगा 24। अब इन 24 खनिज लवणों में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा खनिज लवण पाया जाता है, तो उसका नाम है कैल्शियम, जो कि कुल का कितना होता है 50%, या हमारे शरीर का 2%, क्योंकि हमें पता है कि हमारे शरीर में खनिज लवण की जो प्रतिशत मात्रा है वह 4% है और उस 4% में 2% सिर्फ और सिर्फ अकेले ही कौन लिया है, आपका कैल्शियम। बचता है 2%। पुनः उस 2% में 1% आपका लिया है कैल्शियम, 1% आपका लिया है फास्फोरस, और पुनः 1% में आपके बाकी अन्य खनिज लवण, अर्थात कितने खनिज लवण बचेंगे, आपको पता है कि आपके 24 खनिज लवण थे, 24 में 2% अकेले कैल्शियम लिया था, उसके बाद 1% फास्फोरस, यानी कि 2 निकल गए, बाकी के बाकी बचे 22 के 22 खनिज लवण सिर्फ और सिर्फ 1% में समाहित होते हैं। और जब फास्फोरस की बात होती है तो हमने आपको बताया कि हमारे शरीर के भार का 1% होता है, हमारे शरीर के भार का 1% होता है, और इसमें भी जो फास्फोरस होता है यह अपनी कुल मात्रा का 80%, फास्फोरस अपनी कुल मात्रा का 80% भाग कैल्शियम के साथ मिलकर कैल्शियम फास्फेट बनाता है। यानी कि जो आपका 1%, आपके शरीर का जो 1% फास्फोरस था आपके शरीर में, उसका भी 80% कैल्शियम के साथ मिलकर कैल्शियम फास्फेट बनाता है। कैल्शियम फास्फेट आपको पता है कि इसका कुछ और नहीं बल्कि यही जो है कैल्शियम फास्फेट के रूप में आपकी हड्डियों में जाकर यह जमता है, जिससे आपकी हड्डियों का घनत्व बढ़ता है, आपकी हड्डियां मजबूत होती है, आपको ताकत फील होती है। लेकिन हमने फास्फोरस के केस में देखा कि यह अपनी मात्रा का 80% कैल्शियम फास्फेट कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन वहीं पर जब हम कैल्शियम की बात करते हैं तो कैल्शियम को देखते हैं कि वह जो है अपनी मात्रा का 99% आपके हड्डियों के निर्माण में और दांतों के निर्माण में समाहित होता है। इतनी बात हो गई। चलिए, और बचता है 20%। आपको पता है कि कोई भी तत्व होता है वह अपने आप में 100% होता है, तो 100% में से 80% को तो हमने देखा कि कैल्शियम के साथ मिलकर के कैल्शियम फास्फेट बना रहा है, जो जाकर के हड्डियों में चिपक रहा है, हड्डी के निर्माण में काम आ रहा है। लेकिन 20% 20% कहाँ जाता है, तो 20% जो होता है वह जो आपके नाजिक ऊतक या नाजिक अंगों के द्रव्यों में समाहित होता है फास्फोरस। चलिए, आपका जो फास्फोरस हुआ करता है यह रक्त को शुद्ध करने एवं रक्त को शुद्ध करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रक्त को शुद्ध करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, थोड़ा सा मिस्टेक था। इसके साथ साथ यह नाड़ी एवं मस्तिष्क तंतुओं की कोशिकाओं के लिए अत्यंत आवश्यक हुआ करता है। मस्तिष्क एवं नाड़ी तंतुओं की कोशिकाओं के लिए यह अत्यंत आवश्यक हुआ करता है। जब हम फास्फोरस की बात करते हैं तो यह फास्फोरस तत्व जो होता है 2 रूपों में पाया जाता है, एक आपका होता है कार्बनिक, एक होता है आपका अकार्बनिक। जब हम बात करते हैं कि आपके कार्बनिक फास्फेट की बात करते हैं, यानी कि फास्फोरस की बात करते हैं, तो कार्बनिक फास्फेट का मतलब हो गया कि एक तो आपका फास्फोरस हो गया, उसके साथ आपका एक कार्बनिक पदार्थ मिला होता है। कार्बनिक फास्फेट की बात करते हैं क्योंकि फास्फेट का संबंध फास्फोरस से है। आपको पता है कि फास्फोरस एक आपका मिनरल है, जो मिनरल हुआ करते हैं अकार्बनिक होते हैं, और इसके साथ कार्बनिक लगा है
कार्बनिक फास्फेट, यानी कि कार्बन के साथ जब तक मिलेगा नहीं तब तक इसका नाम कैसे पड़ेगा, कार्बनिक फास्फेट। तो जब कार्बनिक फास्फेट है यानी कि इस फास्फोरस के साथ फास्फोरस के साथ कोई ना कोई आपका कार्बनिक पदार्थ जरूर इसके साथ जुड़ा है। एग्जाम्पल के रूप में हम अगर देखें तो आपका होता है फास्फोलिपिड, फास्फोप्रोटीन। फास्फोलिपिड का मतलब हो गया फास्फोरस और उसके साथ लिपिड, लिपिड का मतलब वसा। और हमें पता है कि हमारे लिपिड हो गई, आपके वसा हो गई, आपके प्रोटीन हो गया, आपके कार्बोहाइड्रेट हो गया, आपका वाटर हो गया, ये सारे के सारे कार्बनिक तत्व हैं। तो यहाँ कुछ एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा फास्फोलिपिड और फास्फोप्रोटीन। वहीं पर जब हम अकार्बनिक फास्फेट की बात करते हैं तो अकार्बनिक यानी कि इसके अकार्बनिक फास्फेट यानी कि जो भी इसमें मिला होगा, जो भी इसका संयुक्त रूप होगा, इसमें किसी में भी आपके कार्बनिक तत्व नहीं मिले हुए होते हैं। जब कार्बनिक तत्व नहीं मिले हुए होते हैं और दो लोग मिले हैं यानी कि इसमें दोनों के दोनों अकार्बनिक होंगे। जब अकार्बनिक की बात आती है तो कहीं ना कहीं इसका संबंध आपके खनिज लवण से होगा। एग्जाम्पल के रूप में देखिए कैल्शियम फास्फेट। कैल्शियम भी आपका एक क्या है, आपका मिनरल है, खनिज लवण है। और उसके साथ साथ आपने देखा कि फास्फोरस भी आपका एक खनिज लवण है, यानी कि दोनों के दोनों अकार्बनिक हैं। इसके साथ देखा कि सोडियम फास्फेट, आपका पता है कि आपको सोडियम भी आपका एक प्रकार का मिनरल है, उसके साथ फास्फेट भी है। वहां पर देखते हैं तीसरा एग्जांपल पोटेशियम फास्फेट, जिसमें पोटेशियम और उसके साथ साथ फास्फोरस आपके दोनों के दोनों अकार्बनिक है, यानी कि दोनों के दोनों मिनरल हैं। तो एग्जांपल हो गए। वहीं पर हम अगर देखें कि किस पदार्थ में, किस रूप में आपका या कहां पर, किस खाद्य पदार्थ में, किस रूप में, किस स्थिति में आपका फास्फोरस पाया जाता है। अगर उस कड़ी में हम देखें, अगर हम दूध और अंडे की बात करें तो आपके दूध और अंडे का जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन के रूप में आपका फास्फोप्रोटीन, दूध और अंडे में फास्फोप्रोटीन के रूप में, न्यूक्लियो प्रोटीन के रूप में आपका पाया जाता है। क्या पाया जाता है, आपका फास्फोरस। देखिए नाम से ही स्पष्ट है, फास्फोप्रोटीन यानी कि फास्फोरस युक्त प्रोटीन। न्यूक्लियो प्रोटीन, न्यूक्लियो, अब फिर पुणे जो है न्यूक्लियो जो है, पुणे जब इसका विखंडन है पुणे यहाँ पे फास्फोरस उपस्थित होता है। वहीं पर जब हम वसा युक्त पदार्थ की बात करते हैं, वसा युक्त खाद्य पदार्थ की बात करते हैं, तो वसा युक्त खाद्य पदार्थ में आपका जो इसमें फास्फोरस की उपस्थिति होती है, यह आपके फास्फोलिपिड के रूप में उपस्थित होता है, फास्फोलिपिड के रूप में उपस्थित होता है। वहीं पर जब हम अनाज, दाल एवं सूखे मेवे की बात करते हैं, अनाज, दाल एवं सूखे मेवे की बात करते हैं, तो इसमें जो हमारा फास्फोरस होता है वह आपका फास्फोरिक एस्टर विशेष रूप से आप देखेंगे अनाजों में। वहीं पर फाइटिक एसिड और फाइटिन के रूप में पाया जाता है। और इसी के कारण इसका पाचन अच्छे से नहीं हो पाता है। अब यहीं पर जब हमने पाचन की बात कर दिया, फाइटिन के कारण अच्छे से नहीं हो पाता है, जब हम पाचन की बात करते हैं तो इसका भी पाचन आपके छोटी आंत के द्वारा होता है। आपके फास्फोरस का भी पाचन आपकी छोटी आंत के द्वारा यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा होता है। अगर हम फास्फोरस के कार्य की बात करें तो ये आपके हड्डी और दांत के निर्माण के लिए आवश्यक होता है, क्योंकि हमने देखा कि जो आपका कैल्शियम है ये बिना फास्फोरस के किसी काम का नहीं, यानी कि बेकार रहता है। क्योंकि हमें पता है जब कैल्शियम के साथ फास्फोरस मिलता है तो कैल्शियम फास्फेट बनाता है और यही कैल्शियम फास्फेट जा करके जमता है। आपने दांत के केस में देखा था कि डेंटाइन देखा था और इनेमल देखा था, और वहां पर भी हमने देखा था कि जो डेंटाइन होता है यह अपने दांत का 75% भाग को लिए हुए होता है, लेकिन वहीं पर जब इनेमल की बात करते हैं यह 25% भाग को लिए होता है। वहीं पर जब हड्डियों की बात करते हैं तो हमने कल की चर्चा में बताया था आपको, जब हम बता रहे थे आपको कैल्शियम, तो वहां पर इसकी प्रक्रिया को हमने बताया था कि कैसे जो है आपकी पैराथायराइड पीटीएच हार्मोन है, पैराथायराइड हार्मोन है, कैसे कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करने का कार्य करता है, कैसे इसका जमा होता है, कैसे हड्डियों से खून निकलता है, क्या क्या घटनाएं होती हैं, सारी की सारी चर्चाएं हमने पिछली वीडियो में किया है। आप वहां से देख करके अपने नॉलेज को इनहेंस कर सकते हैं आपके कैल्शियम वाले में। लेकिन जब यहाँ पर हम बात करते हैं फास्फोरस की बात करते हैं तो ये हड्डी दांत के निर्माण में सहायक होता है, लेकिन अकेले यह सहायक नहीं होता, बल्कि कैल्शियम के साथ मिलकर के ये उसकी हेल्प करता है। और जब फास्फोरस की पर्याप्त मात्रा होती है तभी जो है यह जो कैल्शियम के अवशोषण हो पाता है, यानी कि जो फास्फोरस हुआ करता है यह कैल्शियम के अवशोषण में सहायक के रूप में कार्य करता है। CHO यानी कि कार्बोहाइड्रेट के चयापचय में सहायक होता है। आपका फास्फोरस कार्बोहाइड्रेट के चयापचय में सहायक होता है। कोशिकाओं के विकास में सहायक होता है। जो आपके शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है, कोशिका है, और उसके विकास में आपका सहायक होता है कौन, आपका फास्फोरस।
और आपके फास्फोलिपिड के रूप में शरीर की क्रियाविधि में भी यह सहायता करता है। हमारे शरीर में यह फास्फोलिपिड के रूप में उपस्थित होता है और फास्फोलिपिड के रूप में उपस्थित रहकर शारीरिक क्रियाविधि में सहायक हुआ करता है। कौन? आपका फास्फोरस। हमारे शरीर में फास्फोलिपिड के रूप में उपस्थित होकर के हमारे शरीर की क्रियाविधियों में यह सहायता करता है। अगर हम इसकी कमी की बात करें, जब हमारे शरीर में फास्फोरस की कमी होती है तो कैल्शियम का अवशोषण प्रभावित होता है। कैल्शियम का अवशोषण प्रभावित होता है, उसके साथ ही साथ आपके विटामिन डी की क्रियाविधि प्रभावित होती है। और आपको पता है कि जब विटामिन डी की कमी होती है तो आपके कैल्शियम का अवशोषण नहीं हो पाता है। विटामिन डी की कमी होती है, कैल्शियम का अवशोषण नहीं हो पाता है। और आपसे क्वेश्चन पूछता है कि कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होता है, तो टिटेनी होता है। लेकिन आपसे इनडायरेक्टली अगर पूछे, ऑप्शन ना दिया रहे और विटामिन डी का ऑप्शन ना कोई रहे, बीमारी का ऑप्शन ना रहे और वहाँ पे टिटेनी रहे, तो हम लोग से टिटेनी को सही मानेंगे। कैसे मानेंगे? क्योंकि जब हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी होगी तो कैल्शियम का अवशोषण नहीं हो पाएगा, तो कैल्शियम की कमी होगी तो उससे होने वाला रोग टिटेनी होगा। उसके लिए जिम्मेदार आपका विटामिन डी भी है। हम लोग देखते हैं कि जिन बच्चों में विटामिन डी की कमी होती है उनको कहा जाता है कि सूखा रोग हो गया है, सूखा रोग हो जाता है। और सारी चीज़ देखने को मिलती है, आपका रिकेट्स देखने को मिलता है। रिकेट्स क्या है? हड्डियों का रोग है। क्या है? इसमें कैल्शियम की कमी होती है। कैल्शियम की कमी क्यों होती है? क्योंकि विटामिन डी की कमी है। जब तक विटामिन डी पर्याप्त मात्रा में नहीं रहेगा तब तक आपके शरीर में कैल्शियम का अवशोषण नहीं हो पाता है, जिसके कारण ये सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं। चलिए देखिए, विटामिन डी की क्रिया भी प्रभावित होती है। हड्डियों में दर्द होता है। हड्डियों में दर्द आपके फास्फोरस की कमी से हड्डियों में दर्द देखा जाता है। और उसके साथ ही साथ व्यक्ति को कमजोरी फील होती है। कमजोरी फील होगी उसके साथ साथ व्यक्ति को भूख कम लगती है। जब भूख कम लगेगी व्यक्ति खाना कम खाएगा। जब खाना कम खाएगा तो उसके शरीर में एनर्जी की कमी होगी और जब एनर्जी की कमी होगी तो उसे कमजोरी फील होगी, यानी कि व्यक्ति का शरीर गलने लगता है। फास्फोरस की कमी ये भी हो सकती है। वहीं पर जब हम स्रोत की बात करते हैं तो आपके फास्फोरस का स्रोत दूध, मांस, मछली, चूना, दाल, तेल आदि। हम लोग देखते हैं कि जो चूना हुआ करता है आपके कैल्शियम और फास्फोरस का अच्छा स्रोत हुआ करता है। आप लोग न्यूट्रिशन साइंस में पढ़ते हैं कि जब किसी भी व्यक्ति को कैल्शियम की कमी होती है, जब बच्चे बढ़ने की आयु में हुआ करते हैं, जब उनकी वृद्धि हुआ करती है तो देखते हैं कि उनमें कैल्शियम की बहुत ही कमी होती है। इससे बच्चे हमेशा शिकायत करते हैं अपने पेरेंट्स से कि हमारे पाँव में दर्द हो रहा है, हमारे हाथ में दर्द हो रहा है, यहाँ पे दर्द, वहाँ पे दर्द। तो उनमें अनुमान लगाया जाता है कि कैल्शियम की कमी है। और कैल्शियम की पूर्ति अगर कहीं से नहीं, आप टैबलेट खरीदने की आपकी क्षमता नहीं है, आप नहीं दे पा रहे हैं कैल्शियम को, दूध नहीं दे पा रहे हैं, तो एक साधन यह भी है कि बच्चे को वहाँ पे लिखा गया है कि आप गेहूं के दाने के बराबर पानी में आप चूने को भिगोइए और वह गल जाए, पुनः उसको छान के बच्चे को दे दीजिए। वहाँ से बच्चे में कैल्शियम की कमी पूर्ति हो जाती है। और हम लोग देखते हैं बचपन में देखते हैं कि हमारे जो नाखून हुआ करते हैं, नाखून पे डार्ट्स बन जाता है, सफ़ेद सफ़ेद डार्ट्स बन जाता है। और हम लोग कहते हैं कि जिनके डार्ट्स जितना बड़ा होगा वह व्यक्ति पढ़ने में उतना अधिक ज्ञानी होगा, वह बुद्धिमान व्यक्ति है जिस पे डार्ट्स हैं, यानी कि वह पढ़ने में तेज है। ये सारी चीज़ें भ्रांतियाँ हैं, लेकिन यह कुछ ऐसी बात कोई नहीं है, बल्कि यह इंडिकेट करता है कि इस बच्चे के शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस की कमी है, जिंक की कमी है, कैल्शियम कमी है, फास्फोरस की कमी है, बल्कि आपके शरीर के अंदर पोषक तत्वों के, आपके मिनरल की कमी को इंडिकेट करता है। जो भी आपके नाखून में डार्ट्स बन जाते हैं तो उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए, बल्कि अगर दिखते हैं तो बच्चे के भोजन में, उनके जो है पोषण में हमें जो है कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक आदि तत्वों की मात्रा को बढ़ाना चाहिए, जिससे उनमें काफ़ी लाभ मिलता है। इतनी बातें हो गई। अगर हम अवशोषण की बात करें, फास्फोरस के अवशोषण की बात करें, तो इसका जो अवशोषण होता है यह हमारी छोटी आंतों में होता है, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। वहीं पर जब संग्रह की बात करते हैं तो इसका 80% संग्रह आपके हड्डी में, जबकि 20% इसका जो संग्रह होता है नाजुक ऊतकों के द्रव्यों में होता है। और यहीं पर जब इसके विसर्जन की बात करते हैं तो इसका विसर्जन भी कुछ अजीब है। जो फास्फोरस हमारे छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, उसका जो विसर्जन होता है वह मूत्र के मार्ग से होता है। जो हमारे शरीर ने, जिससे फास्फोरस को हमारे शरीर ने अवशोषित कर लिया है, सोख लिया है, और सोखने का काम, अवशोषित करने का काम आपको पता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत के द्वारा होता है। जब उसका विसर्जन होना होता है तो उसका विसर्जन हमारे शरीर से मूत्र मार्ग के द्वारा होता है। लेकिन हम फास्फोरस तो लेते हैं, लेकिन जब उसका हमारे शरीर में अवशोषण नहीं हो पाता है
तब उसका विसर्जन आपके शरीर से मल के माध्यम से होता है। उस उत्सर्जन का दोनों का माध्यम अलग है। यदि आपके शरीर में अवशोषित है तो वह मूत्र मार्ग से, यदि वह अवशोषित नहीं हुआ, उसका अवशोषण नहीं हो पाया है तो मल मार्ग से आपके शरीर से बाहर निकल जाता है। तो चलिए, छोटा सा प्रयास था आपके फास्फोरस को लेकर के। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, और यदि आप चैनल में प्रथम बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और एक प्यारा सा कमेंट जिससे हमारे मनोबल को जिससे हमें ऊर्जा मिले और हम आपके लिए वीडियो लाते रहें। धन्यवाद।